में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच नए सब्जेक्ट, नए प्रकरण और नई ऊर्जा के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, तो वो हमारा नया सब्जेक्ट है रीजनिंग और रीजनिंग के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर, जो कि रीजनिंग का ये पहला वीडियो है। तो प्लीज आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैलेंडर, जब कैलेंडर का नाम लेते हैं तो हमारे मन में ख्याल आना चाहिए कि आखिर इस कैलेंडर को हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो हिंदी में हमें उत्तर मिलता है कि इस कैलेंडर को पंचांग कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये उत्तर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पंचांग तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है, अतः कह सकते हैं कि कैलेंडर को संस्कृत में पंचांग कहते हैं, ना कि हिंदी में। तो हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसका नाम हो जाता है दिवस गणना सारणी। क्या हो जाता है? दिवस गणना सारणी हम हिंदी में कहते हैं, यानी वह सारणी जिसमें हम दिवसों की गणना करते हैं उसे हम कहेंगे क्या? कैलेंडर, या हिंदी में कहेंगे इसे सारणी। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर संस्कृत में इसे पंचांग कहते हैं और ये संस्कृत हमारी मातृभाषा होने की वजह से जिससे खुद हिंदी का उद्भव हुआ है, अतः इस पंचांग को हम अगर भारत की दृष्टिकोण से देखें तो प्रथम पंचांग हमारे भारत में विक्रम संवत था। कौन सा पंचांग था? विक्रम संवत था। और इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ, अर्थात इन्हें विक्रमादित्य कहे जाने की वजह से इस पंचांग का नाम पड़ा था विक्रम संवत। और ये कब बना था? तो इसका समय काल है 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व, इसको हम बीसी भी कहते हैं, अर्थात बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले, कितने जन्म से पहले? 57 वर्ष पहले, और ये विक्रम संवत का निर्माण हुआ था। वहीं पे अगर बात करें तो शक संवत ये दूसरा पंचांग है हमारे भारत का, और इसी को भारत का राष्ट्रीय पंचांग माना गया है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि बताइए बेटा कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि शक संवत, और इसी को हम भारत का राष्ट्रीय पंचांग मानते हैं। तो इस राष्ट्रीय पंचांग का निर्माण किसने किया? तो उत्तर हो जाता है हमारा कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के शासक थे, और उन्होंने ही, कनिष्क ने ही शक संवत बनवाया था। अब इस शक संवत का समय काल है 78 ईस्वी, यानी एडी। 78वीं ईस्वी में शक संवत का निर्माण हुआ था। और इसके हिसाब से लिया जाए, यानी भारतीय पंचांग के हिसाब से देखा जाए, तो भारत का यानी कैलेंडर का प्रथम महीना हो जाता है चैत्र, जिन्हें हम पढ़ते हैं चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, कुमार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन। ये हमारे हिंदी पंचांग के 12 महीने हैं। वहीं पे अगर हम इंटरनेशनल कैलेंडर की बात करें तो हमारा महीना कहां से स्टार्ट होता है? जनवरी से। कहां से स्टार्ट होता है दोस्तों? जनवरी से। चलिए अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल कैलेंडर की। तो जो हम कैलेंडर यूज करते हैं, या इंटरनेशनल लेवल पर जो कैलेंडर यूज किया जाता है, उस कैलेंडर का रियल नाम होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। दोस्तों, रियल नाम उसका क्या होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। और इस ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण किया था पोप ग्रेगर ने, अतः इन्हीं के नाम पर हो गया था ग्रेगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर में प्रथम तारीख, प्रथम दिन की बात करें तो चलिए देखते हैं कि इसका प्रथम तारीख 1 जनवरी को माना गया है, और सन 1 यही इसकी प्रथम तारीख थी। और इसके प्रथम दिन की बात करें तो सोमवार को माना जाता है कि इस कैलेंडर का प्रथम दिन सोमवार था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने देख लिया कि भारतीय पंचांग में दो प्रकार के पंचांग मिलते हैं, एक विक्रम संवत मिलता है और दूसरा मिलता है शक संवत। शक संवत का निर्माण कनिष्क ने करवाया था, जो कि कुषाण वंश के राजा थे, और यह भारत का राष्ट्रीय पंचांग था। वहीं पे अगर हम इंटरनेशनल कैलेंडर की बात करें तो इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, और इसका निर्माण पोप ग्रेगर ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि
कैलेंडर की कुछ बेसिक चीजें, अब हम उन बातों पर बात करेंगे, यानी उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से आने वाले सवालों में जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उन मुद्दों पर बात करते हैं। देखिए, जब हम सवाल के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इस कैलेंडर का प्रथम बिंदु आ जाता है विषम दिन, या इसी को हम अंग्रेजी में कहेंगे ऑड डेज। क्या कहेंगे अंग्रेजी में? ऑड डेज। और इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, यानी पूरे कैलेंडर चैप्टर में ही इस विषम दिन की बहुत महत्ता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये विषम दिन होते क्या है। तो विषम दिन कहता है कि मैं वो शेष हूं, अगर आप दिए गए दिनों में 7 का भाग दें, अगर आप दिए गए दिनों में 7 का भाग देते हैं तो जो शेष फल बचता है मैं वही विषम दिन हूं। अर्थात बचे हुए शेष फल को ही हम क्या कहते हैं? विषम दिन। चलिए लिखते हैं हम कि दिए गए दिनों की संख्या, दिए गए दिनों की संख्या में अगर 7 का भाग दें तो जो शेष फल बचे, ठीक है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि कहीं भाग फल न लिख दीजिएगा। विषम दिन क्या होंगे? शेष होंगे, यानी 7 का भाग देने पर जो शेष फल आएगा उन्हीं को हम विषम दिन मानेंगे, ना कि भागफल को। चलिए देखते हैं कि बताइए कि 15 दिनों में विषम दिन कितने होंगे। ठीक है, प्रश्न है आपके लिए ये कि बताइए 15 दिनों में विषम दिन कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे? जैसा कि हमने पढ़ा है कि दिए गए दिनों की संख्या में, कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देते हैं और जो शेष फल आता है उन्हीं को क्या कहते हैं? विषम दिन। तो चलिए निकाल लेते हैं कि 15 दिनों में विषम दिन कितने होंगे। हम 15 में किसका भाग देंगे? 7 का। अब जब 15 में 7 का भाग देते हैं तो देखिए 7 दूनी 14, यानी एक शेष फल बचा, और जो शेष फल बचेगा बेटा वही क्या हो जाएगा? विषम दिन। कह सकते हैं कि इन 15 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाती है? 1 दिन। वहीं पे अगर बात करें कि अच्छा बताइए कि 75 दिनों में विषम दिन कितने होते हैं? 75 दिनों में विषम दिन कितने होते हैं? तो हम क्या करेंगे? वही फार्मूला और वही तरीका जिसमें हम दिए गए दिनों की संख्या में 7 का भाग देते हैं और देखते हैं कि कितना शेषफल बचेगा। तो चलिए देखते हैं कि 75 में 7 का भाग देने पर कितना शेषफल बढ़ता है। तो यहाँ पे हो जाता है 7 दशमलव 70 और यहाँ पे शेषफल बचेगा 5। इस प्रकार से ये 5 दिन हो जाते हैं कितने दिनों में? 75 दिनों में विषम दिन। ठीक है, ये तो रहे दिन की बात, यानी जब हमें डायरेक्ट दिन दे दिए जाते हैं तो हम विषम दिन निकाल लेते हैं। परंतु यहीं पे अगर महीना दे दिया जाता कि अच्छा बताइए कि जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, यानी जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हमें पता होना चाहिए कि जनवरी माह में कितने दिन होते हैं। तो बेटा जनवरी माह में कितने दिन होते हैं? जनवरी माह में यहाँ पे दिनों की संख्या हो जाती है टोटल 31, और इस 31 दिन में हम 7 का भाग देंगे, जो भी शेषफल बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? विषम दिन। तो देखिए 7 चौक 28, 28 3 31, यानी 3 शेषफल बच जाता है और यही 3 दिन क्या हो जाते हैं? विषम दिन। अगर हम देखें कि फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो फरवरी में विषम दिनों की संख्या के लिए आप देखोगे फरवरी या तो 28 दिन की होगी या फरवरी आपकी 29 दिन की होगी। तो जब 28 दिन की फरवरी आपकी होती है तो आपके विषम दिन हो जाते हैं 0। और वहीं पे अगर आपकी लीप ईयर होता है, कैलेंडर आपका लीप ईयर होता है या 29 दिन होते हैं फरवरी में, तो आपके विषम दिन हो जाते हैं
इस प्रकार से हमने जान लिया कि अगर डायरेक्ट दिनों की संख्या दी हो तब भी हम विषम दिन निकाल लेंगे, और यदि कोई महीना दिया हो तब भी हम उनके विषम दिन निकाल लेंगे। तो चलिए हम देखेंगे कि इस तरह से जनवरी माह के विषम दिन हो जाता है 3, फरवरी माह के विषम दिन हो जाते हैं 0 या 1, मार्च माह के विषम दिन हो जाएंगे कितने 3, क्योंकि इसमें 31 दिन होते हैं। वहीं पे अप्रैल माह के विषम दिन हो जाते हैं कितने 2, क्योंकि अप्रैल महीने में 30 दिन का दिन होता है और उस 30 दिनों में 7 का भाग देने पर 2 शेष फल आएगा, अतः अप्रैल महीने के विषम दिन कितने हो जाते हैं 2। इस तरह से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सभी महीनों के आप विषम दिन निकाल सकते हैं। चलिए साहब, विषम दिन निकालना तो आ गया, पर इस विषम दिन का प्रयोग क्या है, यानी इस विषम दिन का यूज क्या है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर इस विषम दिन का क्या है यूज। तो देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर बेटा आज रविवार है, आज कौन सी तारीख है, आज तारीख है 6 फरवरी, और इस 6 फरवरी को दिन कौन सा है, रविवार। तो अगर आज के दिन रविवार है तो बताइए कि 2 दिन बाद क्या होगा। इस तरह के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं और हमारे दिनचर्या के जीवन में भी प्रयोग होते हैं। जैसे कि अगर बेटा आज रविवार है, आज क्या है, रविवार है, तो बताइए 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आप तुरंत बता ले जाओगे, क्योंकि ये दिनों की संख्या बहुत ही नजदीक है, यानी बहुत ही नजदीक दिन पूछा गया है। 2 दिन बाद, तो रविवार के बाद सोमवार के बाद क्या आ जाएगा, मंगलवार। यानी यहाँ पे आप देखोगे कि रविवार से 2 दिन बाद क्या आएगा, मंगलवार। परंतु यदि बेटा आज का दिन रविवार हो, यानी आज का दिन रविवार हो, अब इससे बताइए कि 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। हो सकता है आप इसको भी निकाल लें, क्यों, क्योंकि 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तो हम मौखिक ही गिन लेते हैं। परंतु बेटा अगर कह दिया जाए कि आज रविवार है और बताइए कि 150 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 150 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप इसको शायद गिनते गिनते बूढ़े हो जाए, फिर भी आपका उत्तर नहीं आने वाला। हो सकता है इसने अभी 150 दिन ही बोले हैं, हो सकता है इसे 1500 दिन बाद पूछ ले, तब हम वहां पे प्रयोग करेंगे क्या, विषम दिन। यानी विषम दिन का कंसेप्ट हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे और हम तुरंत आंसर अपना निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि 15 दिनों में विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, हम ये 15 दिन न जोड़ करके इनके विषम दिनों की संख्या जोड़ेंगे, अर्थात 15 दिनों में कुल विषम दिनों की संख्या अगर देखें तो कितने हो जाते हैं, 7 दूनी 14, और एक हमारा शेष फल बचता है, और यही क्या हो जाएगा, विषम दिन। तो इसमें हम 15 दिन की बजाय हम 1 दिन जोड़ देंगे, और इस रविवार में 1 जोड़ने पर आप देखोगे कि क्या आंसर आएगा, सोमवार। और यही आंसर हो जाता है रविवार से, यानी आज के दिन से 15 दिन बाद का दिन। ठीक है दोस्तों, चलिए रविवार से 150 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम क्या करेंगे कि इस 150 में किसका भाग देंगे, 7 का। तो चलिए भाग देके देख लेते हैं कि कितना विषम दिन आएगा। तो 7 दूनी 14, बचा कितना, 1, यहाँ से 0, 7 एकम 7, और यहाँ से शेष फल बचा 3, जो कि विषम दिन होगा। और इस 150 दिन की जोड़ने की बजाय हम 3 दिन जोड़ देते हैं और यहाँ से उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए रविवार में 3 दिन जोड़ने पर आपका आंसर आ जाएगा क्या, बुधवार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बुधवार। इस प्रकार से हमने देख लिया कि विषम दिन के प्रयोग के माध्यम से हमसे चाहे वो 150 दिन पूछे या 200 दिन बाद पूछे या 400 दिन बाद पूछे, हम तुरंत विषम दिन के माध्यम से दिन निकाल लेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो ये रहा विषम दिन का प्रयोग। अब हम देखेंगे कि इस एक कैलेंडर वर्ष में कितने वर्ष होते हैं और उनके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो एक कैलेंडर में एक कैलेंडर एक वर्ष का होता है और जो वो वर्ष होगा, वर्ष हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं। तो दूसरी इसमें दूसरा पॉइंट डालेंगे वर्ष के प्रकार। दूसरा प्रकार क्या हो, यानी दूसरा पॉइंट के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि वर्ष के प्रकार। यहाँ पे वर्ष दो प्रकार के होते हैं और एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है आपका साधारण वर्ष और दूसरा हो जाता है आपका अधिवर्ष। दूसरा हो जाता है अधिवर्ष। साधारण वर्ष को अंग्रेजी में हम नॉर्मल ईयर के नाम से जानते हैं, यानी इसको हम कह देते हैं क्या, नॉर्मल ईयर। वहीं पे अधिवर्ष को हम कहते हैं लीप वर्ष, यानी लीप ईयर। अधिवर्ष दोस्तों बहुत कम लोग जानते होंगे, अधिकतर हम प्रयोग करते हैं लीप ईयर। यानी अगर किसी वर्ष के फरवरी माह में 29 दिन होते हैं तो हम अधिकतर प्रयोग करते हैं कि वो लीप वर्ष है। तो इसी लीप वर्ष को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिवर्ष। तो चलिए देखते हैं कि साधारण वर्ष क्या होता है और अधिवर्ष क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है, आखिर हमें दो प्रकार के वर्ष बनाने की क्या जरूरत पड़ी। तो देखिए कि अगर कैलेंडर वर्ष के फरवरी माह में, कब बेटा, फरवरी माह में 28 दिन हो, कितने दिन हो, 28 दिन हो, तो वो वर्ष हो जाता है साधारण वर्ष। और यदि दिए गए कैलेंडर वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का हो तो वो वर्ष हो जाएगा अधिवर्ष। यानी जिस साल में एक दिन अधिक हो वो साल हो जाएगा क्या, अधिवर्ष। तो इस साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, बात करें कुल दिनों की तो इसमें कुल दिन हो जाते हैं 365। वहीं पे अगर इस अधिवर्ष में देखें कि कुल दिन कितने होते हैं तो इसमें हो जाते हैं 366। चलिए हम कुछ और चीजों पे बात कर लेते हैं कि एक साधारण वर्ष में, किसमें बेटा, एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होंगे और उस साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो क्या करेंगे कि इस 365 में एक साधारण वर्ष में कुल कितने दिनों की संख्या होती है, 365 दिन। तो इस 365 दिन में हम 7 का भाग देते हैं, देख लेते हैं कि कितना शेषफल आएगा। तो चलिए 7 पना 35 बचा 1, यहां से 5, 7 दूनी 14, बचेगा हमारा एक शेषफल और यही विषम दिन होंगे। बल्कि ये जो 52 की संख्या आई है ये हो जाते हैं टोटल सप्ताह। क्यों सप्ताह होते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिनों की संख्या 7 दिन होते हैं, अतः 7 का भाग देने पर जो भागफल आया वो हो जाते हैं सप्ताह। तो इन 365 दिनों में या कह दें कि एक साधारण वर्ष में टोटल 52 सप्ताह होते हैं और उसमें एक विषम दिन होता है। किसमें होता है, एक साधारण वर्ष में। वहीं अगर बात करें हम अधिवर्ष की, किसकी बात करें, अधिवर्ष की, या लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी 366 दिन होते हैं। अब इन 366 दिनों में देखें तो सप्ताहों की संख्या तो हो जाती है क्या, 52, यानी 52 सप्ताह होंगे, परंतु यहाँ पे विषम दिनों की संख्या हो जाती है 2। क्यों 2 होती है, क्योंकि इसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है और वहां से विषम दिनों की संख्या भी 1 बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने इतनी जानकारी ली कि साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है तो 365 दिन होते हैं। वहीं पे अधिवर्ष में या लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है और कुल दिनों की संख्या 366 होती है। आखिर सवाल हमारे मन में आता है कि ये 366 यानी एक दिन बढ़ कैसे गया,
एक वर्ष में एक दिन क्यों बढ़ जाता है? तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये एक दिन कहां से आ गया, एक दिन कहां से एक्स्ट्रा जुड़ गया। देखिए हमारी इसका मुद्दा हमारे पृथ्वी की परिक्रमण गति से है, यानी इसका जो हमारे सौर मंडल है, सूर्य है, और सूर्य में लगाने वाली पृथ्वी, जिस ग्रह में हम रहते हैं, ठीक है, इस सौर मंडल में जो चक्कर लगा रही है सूर्य की, यानी जिस ग्रह में हम रहते हैं पृथ्वी, उससे संबंधित है। कैसे बेटा? आपको पता होगा कि मध्य में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर कुछ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, कुछ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। कैसे चक्कर लगा रहे हैं? ये देखिए चक्कर लगा रहे हैं, ये देखिए चक्कर लगा रहे हैं, और इन्हीं के परिक्रमण गति के कारण, पृथ्वी की गति के कारण वहां पे एक दिन का लोचा होता है। और देखते हैं कि यहाँ पे वर्ष के दो प्रकार आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि आखिर ये एक वर्ष होता क्या है ना? मजेदार सवाल कि एक वर्ष होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि मान लो ये एक ग्रह है, ये बी ग्रह है, और ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो इस एक ग्रह का, यानी जिस ग्रह की बात करें उस ग्रह का एक वर्ष क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि अगर ये एक ग्रह इस स्थान से घूमना शुरू किया और सूर्य के चारों ओर घूम करके जितने समय में इसी पॉइंट में आ जाए, जितने समय में उसे अपने मूल बिंदु में आने में समय लगता है, वही उस ग्रह का एक वर्ष होता है। उसी प्रकार हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, अर्थात इस बिंदु से आगे बढ़ती है और चक्कर लगाते 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 अपने मूल बिंदु में आती है, अपने मूल बिंदु में आती है। तो इस बिंदु में आने में उसे कितने दिन लगते हैं? 365 सही 1/4 दिन, 365 सही 1/4 दिन। अगर सिर्फ 365 दिन ही लगते, कहां से? अपने मूल बिंदु से मूल बिंदु में आने में अगर 365 दिन ही लगते, तो ये दो प्रकार के वर्ष नहीं होते और सिर्फ क्या होता? वर्ष होता। परंतु यहाँ पे ये जो 1/4 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं, इसी की वजह से खेल गड़बड़ हो जाता है। और देखते हैं कि 365 दिन लगते हैं, अतः 365 सही 1/4 दिन का हमारा क्या हो जाता है? एक वर्ष। इतने दिन का क्या हो जाता है? एक वर्ष। परंतु हमारे विद्वान गण 365 दिन को ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि 365 दिन में ही पृथ्वी चक्कर लगा लेती है। ये एक्स्ट्रा दिन आ जाते हैं, जो कि दिन नहीं बल्कि घंटे के रूप में होते हैं, है ना? तो 365 दिन में एक वर्ष हो जाता है। और ये एक वर्ष में बेटा, एक वर्ष में कितना एक्स्ट्रा घूम जाती है पृथ्वी? 1/4 दिन। यानी कहने का मतलब है कि 6 घंटे। कितना एक्स्ट्रा घूम जाती है? 6 घंटे। यानी घूम नहीं जाती, यानी 6 घंटे एक्स्ट्रा टाइम ले लेती है। एक चक्कर लगाने में 6 घंटे एक्स्ट्रा टाइम ले लेती है। तो देखिए, अगर ये सेकेंड ईयर यानी दूसरे साल भी इतना एक्स्ट्रा टाइम लेगी, तो इधर से भी +6 कर दीजिए। फिर तीसरे साल, यानी तीसरे साल भी इतने समय लेगी, और चौथे साल भी इतना ही समय लेगी। तो आप देखेंगे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और यह चौथे वर्ष अपने 24 घंटे पूरे कर लेती है, और वही 24 घंटे क्या बन जाते हैं? एक दिन। 24 घंटे एक दिन बन जाते हैं, जो साधारण वर्ष से हर चौथे वर्ष एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। और ये एक दिन अधिक होने की वजह से ही इस वर्ष को नाम देते हैं क्या? अधिवर्ष। काका यहाँ पे लोग करते हैं और नाम देते हैं उस वर्ष को अधिवर्ष। और यहाँ पे एक दिन बढ़ने की वजह से यहाँ पे दिन हो जाते हैं 366। आशा करता हूं कि आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, तो हम कुछ आगे की चीजें जानें। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि इस लीप वर्ष की पहचान कैसे करेंगे।
यानी यहाँ तो हमने जान लिया कि फरवरी माह 29 दिन की होती है तो वो लीप वर्ष होता है। परंतु अगर हमें फरवरी महीना ना दिया जाए या हमारे पास कैलेंडर नहीं है तब हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, उस कैलेंडर का साल पता है कि 2020 का है कि 1900 का है कि 1800 का है कि 2010 का है कि 2005 का कैलेंडर है। तो उस अनुसार देखेंगे कि किस वर्ष को हम साधारण वर्ष कहेंगे और किसको हम अधिवर्ष कहेंगे। यानी कुल मिलाकर के अगला पॉइंट बनता है हमारा लीप वर्ष की पहचान। लीप वर्ष की पहचान कैसे करेंगे कि लीप वर्ष की पहचान? तो अधिकतर उत्तर आपको मिलेगा कि दिए गए सन में, दिए गए साल में 4 का भाग देते हैं। तो अगर भाग पूरी तरह से चला जाए, अगर भाग पूरी तरह से चला जाए यानी दिया गया साल 4 से पूरी तरह से कट जाए तो वो साल लीप वर्ष हो जाता है, और अगर ना कटे तो वो एक साधारण वर्ष होता है। चलिए साहब, आपकी बात तो सत्य है लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि वर्ष की बात करें तो वर्ष होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है आपका शताब्दी वर्ष जिसे आप कहते हैं सेंचुरी ईयर, इंग्लिश में क्या कह देंगे? सेंचुरी ईयर। वहीं पे गैर शताब्दी वर्ष भी होते हैं, यानी गैर शताब्दी वर्ष भी होते हैं जिन्हें आप कहेंगे नॉन सेंचुरी ईयर, नॉन सेंचुरी ईयर। तो ये कहां से आ गए नए शब्द? शताब्दी और गैर शताब्दी कहां से आ गए? अगर आए हैं तो ये होते क्या है? तो देखिए, शताब्दी का मतलब होता है 100, यानी जिस साल में 100 का गुणा हो जाए वो वर्ष हो जाएगा शताब्दी। यानी कहने का मतलब है कि जिस ईयर में अंतिम 2 डिजिट 00 हो यानी 00 हो तो वो साल हो जाएगा शताब्दी। यानी 1500 शताब्दी वर्ष हो जाएगा, 1800 शताब्दी वर्ष हो जाएगा, 700 शताब्दी वर्ष हो जाएगा, 1600 शताब्दी वर्ष हो जाएगा। यानी जिस ईयर के अंत में 00 हो वो सभी वर्ष के कौन से हो जाते हैं? शताब्दी वर्ष हो जाते हैं। अगर गैर शताब्दी की बात करें तो अंतिम दो डिजिट 00 नहीं होना चाहिए। इनके अलावा सारे वर्ष हो जाते हैं गैर शताब्दी, जैसे 2050, जैसे 2015, जैसे 2010, जैसे 1920, 1950। इनके देखिए लास्ट की 2 डिजिट 00 नहीं है, ठीक है? तो ये हो जाते हैं क्या? गैर शताब्दी वर्ष। अब इन्हीं के अनुसार हम देखेंगे कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा और कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। तो बात होती है कि जब बेटा शताब्दी वर्ष आए, यानी दिया गया साल अगर शताब्दी वर्ष हो तो वहां पे हम लीप वर्ष का पता लगाने के लिए 400 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 400 से भाग देते हैं। और अगर दिया गया साल गैर शताब्दी वर्ष हो यानी शताब्दी वर्ष ना हो तो हम वहां पे 4 से भाग दे करके पता लगाते हैं कि दिया गया साल लीप वर्ष होगा या नहीं होगा। तो चलिए हम बात करते हैं पहले शताब्दी वर्ष की। देखिए, शताब्दी वर्ष यानी जब दिया गया साल शताब्दी वर्ष का हो तो हम क्या करेंगे? 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। और अगर 400 से भाग देने पर पूरी तरह से साल कट जाए तो वो हो जाएगा आपका क्या? लीप ईयर। वो साल हो जाएगा आपका लीप ईयर। और अगर ना कटे, दिया गया साल ना कटे नहीं यानी कटे नहीं तो वो हो जाता है आपका नॉर्मल ईयर। वो साल हो जाता है आपका नॉर्मल ईयर। अब देखते हैं एग्जाम्पल, अगर कुछ जान ले तो देखिए, दिया गया साल कैसा होना चाहिए? शताब्दी वर्ष होना चाहिए। तो 100 हो गया, दूसरा हो गया 700, तीसरा हो गया आपका 1600, चौथा साल हो गया आपका 1200, 1000, सन 800, सन
1400, सन 1800। अब बताइए ये दिए गए सनों में, दिए गए वर्षों में कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा और कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। है तो सभी क्या शताब्दी वर्ष। क्यों? क्योंकि अंतिम इसके डिजिट क्या है, 00 है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें किसका भाग देंगे, 400 का भाग देंगे। और 400 का देखेंगे कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर हम 100 में 400 का भाग देते हैं तो ये 100 पूरी तरह से नहीं कटता है, अर्थात ये हो जाएगा क्या, नॉर्मल ईयर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साधारण वर्ष। 700 में 400 का भाग दीजिए, तो इस 700 में 400 का भाग देने पर देखते हैं कि नहीं कटता है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। इस 1600 में 400 का भाग देने पर देखते हैं कि 1600 पूरी तरह से कट जाता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 चौक 16, अर्थात 1600 में 400 का भाग पूरी तरह से कट जाता है, दिया गया साल कट जाता है, तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर यानी अधिवर्ष। ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। अब 1200 में अगर 400 का भाग दें तो 1200 पूरी तरह से कट जाता है, अतः तो कह सकते हैं कि ये कैसा वर्ष होगा, लीप ईयर होगा। 1000 में 400 से भाग देने पर देखेंगे कि 1000 नहीं कटेगा, अर्थात ये हो जाएगा क्या, एक नॉर्मल ईयर। वहीं 800 में भाग देने पर देखते हैं कि पूरी तरह से कट जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि ये हो जाएगा क्या, लीप ईयर। 1400 में देखते हैं कि नहीं कटता है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर। 1800 का आप लोग निकाल लीजिएगा कि ये लीप ईयर होगा कि साधारण वर्ष होगा। भाग चला जाए 400 का तो लीप वर्ष होगा, अगर भाग नहीं जाएगा तो लीप वर्ष बेटा नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये बिंदु। अगर आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब देखते हैं हम गैर शताब्दी वर्ष की। अब देखते हैं बेटा गैर शताब्दी वर्ष की। तो चलिए इधर जान लेते हैं कि उस गैर शताब्दी वर्ष में कितने का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने अभी देखा क्या, शताब्दी वर्ष के हिसाब से, शताब्दी वर्ष के हिसाब से। अब हम देखेंगे गैर शताब्दी वर्ष के हिसाब से। अगर दिया गया साल गैर शताब्दी वर्ष हो यानी नॉन सेंचुरी ईयर हो, तो दिए गया साल शताब्दी वर्ष होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि गैर शताब्दी वर्ष है तो हम किससे भाग दे करके पता लगाएंगे दिया गया साल लीप ईयर होगा या साधारण वर्ष होगा। तो उत्तर हो जाता है कि जब गैर शताब्दी दिया हो तो हम 4 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, ना कि 400 से। तो 4 से भाग देने पर वही कंडीशन देखेंगे कि अगर कट जाए, दिया गया साल कट जाए, तो वो वर्ष हो जाएगा आपका लीप ईयर यानी अधिक वर्ष। और अगर ना कटे, और अगर दिया गया साल 4 से भाग देने पर ना कटे, तो वो हो जाता है आपका नॉर्मल ईयर। लीप ईयर, नॉर्मल ईयर। लीप वर्ष एक साधारण वर्ष। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे कुछ। हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं 2050, 2015, 2010, 2010, 2005। अब बताइए कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा और कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, 2020 कर लेते हैं, 2012 कर लेते हैं, और जो वर्तमान में चल रहा है 2022, वो भी क्या है, गैर शताब्दी वर्ष है। तो चलिए देखते हैं कि 2050 में 4 का भाग देते हैं, क्या ये 2050 कैंसिल हो जाता है? तो आपको 2050 में भाग देने की जरूरत नहीं है, आप अंतिम 2 डिजिट में भाग दीजिए और देखिए कि 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। क्योंकि विभाज्यता के नियम में कहता है कि दिए गए संख्या के अंतिम 2 डिजिट में अगर 4 का भाग चला जाता है तो वो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। तो हमें पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, अंतिम 2 डिजिट में भाग दे करके चेक कर लेंगे। तो देखते हैं 50 में 4 का भाग देंगे तो ये पूरी तरह से नहीं कटता, और जब नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर। 2015 में यानी 15 में 4 का भाग देने पर देखते हैं कि नहीं कटता है, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल ईयर।
2010 में यानी 10 में भाग देने पर देखते हैं कि ये नहीं कटता है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। 5 में 4 का भाग देने पर देखते हैं कि नहीं कटता है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर। 2020 में 20 में भाग दे करके देखेंगे क्या ये कटेगा, हाँ सर कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर। क्या हो जाएगा, लीप ईयर। 2012 में 4 का भाग दे करके देखते हैं, तो देखते हैं कि 2012 4 से पूरी तरह से विभाजित है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर। 2022 आप लोग चेक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 2022 एक आदि वर्ष होगा या साधारण वर्ष होगा। ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दीजिएगा कि 2022 साधारण वर्ष होगा कि वो एक आदि वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। तो चलिए हम कुछ आगे की चीजें जानते हैं जो अति महत्वपूर्ण है और इनकी जरूरत हमें आगे आने वाले सवालों में पढ़ने वाली है। वो क्या है जनाब, तो चलिए देखते हैं कि वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। तो चलिए देखते हैं कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो हमारे आने वाले सवालों में प्रयोग होंगी और हम सवालों को चुटकियों में हल करेंगे। तो आप लोग अगला पॉइंट देखिए कि कैलेंडर में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण कोड, यानी इन्हीं कोडों के माध्यम से ही हम आने वाले सवालों को सॉल्व करेंगे। आने वाले सवाल किस प्रकार के होंगे इसके बारे में हम बृहद चर्चा करेंगे, पूरे सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हम उससे पहले जान लेते हैं कि किसके किसके कोडों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले कोडों की जरूरत पड़ेगी महीनों के कोड। महीनों के कोड यानी महीनों के कोड क्या, तो आपके एक वर्ष में या एक कैलेंडर वर्ष में जो महीने होते हैं उनके कुछ कोड होते हैं जिन्हें हम जानते हैं। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये 12 महीने हो जाते हैं आपके दिसंबर। तो देखते हैं जनवरी में कोड क्या होगा। तो जनवरी में कोड हो जाता है 1, फरवरी में कोड हो जाता है 4, मार्च का कोड हो जाता है 4, अप्रैल का कोड हो जाता है 0, मई का कोड हो जाता है 2, जून का कोड हो जाता है 5, जुलाई का कोड हो जाता है 0, अगस्त का कोड हो जाता है 3 और सितंबर का कोड हो जाता है 6, वहीं पे अक्टूबर का कोड हो जाता है 1 और नवंबर का कोड हो जाता है 4, दिसंबर का कोड हो जाता है 6। परंतु यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे बेटा कि अगर दिया गया साल लीप वर्ष होगा तो हम 1 की जगह जनवरी का कोड 0 यूज करेंगे और वहीं पे फरवरी में 4 की जगह 3 यूज करेंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जनवरी फरवरी के लिए है कि अगर दिया गया साल लीप वर्ष है तो वहां पे हम 0 और 3 प्रयोग करेंगे। बाकी में आप यही कोड यूज करेंगे। इनको याद करने का तरीका क्या है, तो देखिए जनाब 144 किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है। 144 किसका वर्ग होता है, तो आप याद रखिएगा कि 12 का वर्ग होता है 025, 5 का वर्ग होता है 036, 6 का वर्ग होता है और 146 आप यूं ही याद कर लीजिएगा। यानी 144, 025, 036, 146 इस क्रम से आप याद करिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगर आप ट्रिक के माध्यम से देखना चाहें यानी कोड आपके मन में बैठाना चाहें तो सबसे पहले हो जाएगा 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा क्या 146। तो इस प्रकार से हम महीनों के कोड याद कर लेते हैं। अब देखते हैं कि शताब्दी के कोड, शताब्दी के कोड यानी सेंचुरी कोड। इंग्लिश में क्या कहोगे आप इसे, सेंचुरी कोड। सेंचुरी
कोड। सेंचुरी कोड कैसे? तो देखिए, अगर आप यहाँ पे 1975 लिखते हैं, चलिए 1975 नहीं लिखते, हम आजादी का साल लिखते हैं 1947। 1947 तो यहाँ पे इस 19वीं शताब्दी मानी जाएगी, ठीक है, 19वीं शताब्दी मानी जाएगी। तो 19वीं शताब्दी के लिए हो जाता है कोड आपका क्या? 0। वहीं पे 20वीं शताब्दी के लिए हो जाएगा आपका कोड 6। वहीं 21वीं शताब्दी के लिए कोड हो जाता है 4 और 22वीं शताब्दी के लिए हो जाता है 2 और फिर 23वीं शताब्दी के लिए हो जाता है 0। इस प्रकार से हमने क्या देखा? 0 6 4 2, 0 6 4 2, फिर 0 6 4 2, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। यानी 24वीं सेंचुरी का अगर पूछे तो 2 के बाद देखिए 0 के बाद क्या आया? 6। फिर 25वीं सेंचुरी के लिए हो जाएगा क्या? 4 और 26वीं सेंचुरी के लिए क्या हो जाएगा? 2 और 27वीं सेंचुरी के लिए क्या हो जाएगा? 0। हमने क्या देखा कि 0 6 4 2, 0 6 4 2, 0 6 4 2, 0 6 4 2, फिर नीचे आ जाएगा 0 6 4 2। यानी यही श्रेणी बन जाएगी, यही क्रम बन जाएगा। अतः हमें सबके याद करने की जरूरत नहीं है, हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इसी क्रम में हम ऊपर की चीजें भी जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपसे 18वीं पूछ लिया जाए, क्या बेटा, अगर आपसे 18वीं पूछ लिया जाए तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 0 2 4 6, यानी ऊपर जाएंगे तो 0 2 4 6, 0 2 4 6, इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और ये 19वीं शताब्दी से नीचे की ओर जाएंगे तो क्रम कैसे रहेगा? 0 6 4 2, 0 6 4 2। अगर हम कहें कि बताइए यहाँ पे 20वीं सेंचुरी के लिए कोड क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ से क्या देखोगे? 20वीं सेंचुरी के लिए कोड क्या हो जाता है? 6। ठीक है, अब देखेंगे हम दिनों के कोड। दिनों के कोड, दिनों के कोड यानी कौन से कोड पे हम कौन सा दिन मानेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका विषम दिन। अगर विषम दिन आए आपका 1, क्या आए? 1, तो वहां पे क्या हो जाएगा? रविवार। देखिए एक ग्रेगोरियन कैलेंडर में प्रथम दिन होता है सोमवार, लेकिन हम जो सवाल सॉल्व करेंगे और हम जो फार्मूला यूज करेंगे वहां पे जो विषम दिन 1 आएगा तो हम यहाँ पे रविवार मानेंगे। वहां पे अगर 2 विषम दिन आते हैं तो हो जाएगा आपका सोमवार। अगर विषम दिन 3 आएंगे तो वहां पे हो जाएगा क्या? मंगलवार। और अगर विषम दिन 4 आ जाता है तो हो जाएगा आपका बुधवार। और विषम दिन अगर 5 आते हैं तो हो जाएगा आपका क्या? गुरुवार। गुरुवार अंग्रेजी में बोले तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। और अगर आपका विषम दिन 6 आ जाए तो दिन हो जाएगा आपका शुक्रवार, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्राइडे। और 0 विषम दिन आए तो हो जाएगा आपका क्या? शनिवार, यानी क्या? सैटरडे। इस प्रकार से देखिए पूरे 7 दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। आखिर ये 6 से ज्यादा नहीं आ सकते विषम दिन। क्यों? क्योंकि विषम दिनों की परिभाषा में ही हमने पढ़ा था कि दिए गए कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देते हैं तो वो जो शेष फल आएगा वही विषम दिन होगा। तो अगर किसी संख्या में 7 से भाग देंगे तो ज्यादा से ज्यादा शेष फल 6 आ सकता है। अगर किसी संख्या में हम 4 से भाग दें तो ज्यादा से ज्यादा शेष फल 3 आ सकता है। अगर किसी संख्या में हम 15 से भाग दें तो ज्यादा से ज्यादा शेष फल 14 आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। सेम कंडीशन यहाँ भी है कि विषम दिनों में 7 का भाग देते हैं तो अधिकतम से अधिकतम शेष फल आपका 6 आ सकता है। फिर आएगा आपका या तो 0 आएगा, और 0 आने पर दिन हम क्या करेंगे? शनिवार। चलिए साहब, हमने कोड को जान लिया, पर इन कोडों का प्रयोग क्या है? यानी हम किसी चीज को जब पढ़ते हैं तो उसका कुछ न कुछ प्रयोग होता है, तभी हम अध्ययन करते हैं। बिना उद्देश्य के इस दुनिया में कुछ नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि इन कोडों का क्या प्रयोग है। तो जनाब, अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, आपको कोई सन दे दिया जाए
आपको अगर कोई सन दे दिया जाए, आज ही का सन मान लेते हैं, आज कौन सी तारीख है, 6 फरवरी 2022। 6 फरवरी 2022। अगर कोई पूछ ले कि अच्छा बताइए कि 6 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, तो हम इन्हीं कोड के माध्यम से, इन्हीं कोडों की सहायता से तुरंत निकाल सकते हैं। आज तो बेटा 6 फरवरी है, हो सकता है कि हमारे आजादी के समय का दिन पूछ ले, और आजादी का दिन का समय क्या हो जाता है, 15 अगस्त 1947। बताइए जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन कौन सा दिन रहा होगा, उस दिन कौन सा दिन था। तो हम इस तरह के प्रश्नों को चुटकियों में हल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कोड मालूम है, हमें कुछ कैलेंडर से संबंधित बेसिक चीजें पता है, जो कि क्या है, विषम दिन हो जाते हैं, लीप वर्ष हो जाते हैं, और ये सारे कोड हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनके दिन कैसे आएंगे। चलिए देखते हैं हम। तो हम पहले निकालेंगे कि 6 फरवरी को। देखिए दिन को अगर निकालें तो दिन के लिए आप फार्मूला लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, ऊपर लिख रहा हूं, ऊपर देखिए आप लोग। तो ये डे के लिए आप सबसे पहले क्या लिखोगे, डेट लिखोगे। जो भी आपको डेट दी गई है, यानी 6 दी गई है, तो आप सबसे पहले डेट लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे, मंथ कोड। मंथ कोड यानी जो मंथ आपको दिया गया है, और ये मंथ का कोड हमने आगे पढ़े हुए हैं। फिर यहाँ पे देखिए आप सेंचुरी कोड लिखोगे, फिर इसके बाद आप लीप ईयर लिखोगे, और फिर आप क्या लिखोगे, लीप ईयर। और इतना लिखने के बाद आप सभी को जोड़ दोगे, और जो जोड़ आएगा उसमें आप 7 का भाग दोगे। इस हिसाब से जो विषम दिन आएगा उसके हिसाब से हम दिन को याद कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस 6 फरवरी, यानी 6 फरवरी बोले तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 6। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 6। अब देखेंगे कि मंथ कोड अगर लिखते हैं तो मंथ का कोड यहां से जानिए कि 6 फरवरी को 2 मंथ कोड है, यानी 4 तो 3 है। तो देखेंगे हम कि 2022 दिया गया साल 2022 क्या लीप वर्ष होगा या साधारण वर्ष होगा। तो हमने जाना कि 2022 में 4 का भाग देते हैं तो भागफल नहीं जाता है, अर्थात ये 2022 आपका क्या हो जाता है, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष के लिए आपका फरवरी का कोड हो जाएगा क्या, 4। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4। अब सेंचुरी कोड में हमने आपको बताया कि 2020 2025 जो पहले होता है उसी का कोड हम लिखते हैं, और 2020 का कोड 6 होता है, 2020 का कोड 6 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6। अब देखिए कि अब यहाँ से हमने सेंचुरी लिख दी, तो हमारे पास क्या बचा, ईयर बचा। हमारे पास क्या बचा, ईयर बचा, यानी इस सन में कितने बचे, 22 वर्ष बचे। और 22 वर्ष में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, अगर 4 वर्षों में 1 लीप वर्ष होता है तो 22 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो हम 22 में 4 का भाग देंगे, 4 पंचे 20, यानी 5 हमारे क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष हो जाएंगे। और उसमें क्या देंगे, 7 का भाग देंगे। देखते हैं कि 7 का भाग देने पर क्या बचेगा। तो चलिए इनको जोड़ देते हैं। तो 6 4 10, 10 6 कितने होते हैं, 16, और 16 5 होते हैं 21, और 21 22 होते हैं आपके टोटल 43। और इस 43 में हम 7 का भाग देंगे, इस 43 में 7 का भाग देंगे, देखेंगे कितने विषम दिन आएंगे। तो 7 6 42, यानी आपके विषम दिन आ जाते हैं 1। और 1 के लिए जनाब देखिए यहाँ पे कि 1 के लिए क्या दिन होता है, रविवार। रविवार यानी 6 फरवरी 2022 को, जो कि आज का ही दिन है, और आपने फार्मूले से लगाया, फार्मूले से उत्तर आपका आ गया रविवार। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि इन कोडों के माध्यम से अगर डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर में 7 का भाग देते हैं, जो विषम दिन आता है उसके हिसाब से हम दिन की संख्या निकाल लेते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको समझ में आ गया है तो इसका उत्तर दीजिएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। आप लिखोगे पहले 15 अगस्त का कोड, आप यहां से जानोगे कि अगस्त का कोड कितना होगा, 3 होगा।
फिर आप लिखोगे 19वीं सेंचुरी के लिए आप 0 लिखोगे, फिर आप लिखोगे 47 वर्ष, फिर 47 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या यानी 4 का भाग दे दोगे तो कितने आ जाएंगे, 12 चौक 48, यानी यहाँ पे 11 लीप ईयर आ जाएंगे। और सबको जोड़ दोगे, 7 का भाग दे दोगे, विषम दिन निकालोगे, विषम दिन निकालने के बाद जो भी आपका दिन विषम दिन आएगा उसी हिसाब से आप दिन की संख्या निकाल लीजिएगा, यानी उस दिन को निकालिएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तो आज के सेशन में हमने देखा कि ये सारी चीजें पढ़ी और इसी का अगला सेशन यानी इसी कैलेंडर का अगला भाग आपके सामने बहुत जल्द लेकर के आएंगे और मिलते हैं आपको अगली कक्षा में इसी के अगले भाग को लेकर के, इसी का अगले भाग के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो और हाँ, युग इंस्टीट्यूट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी आपने देखा है तो प्लीज युग इंस्टीट्यूट चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमें आप सपोर्ट करिए, हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ रहिए और आप हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो आप युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।